गुड इवनिंग। आज 12 क्लास हो चुकी हैं, 13वीं क्लास होगी आज। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। बैच है टारगेट 2024। इस बैच को डिजाइन इसी हिसाब से किया गया है कि 2024 की आपकी जो एग्जाम्स आ रही हैं उनको आप सबको कवर कर सको। इसमें आपकी स्पेशली एसएससी की है, आरआरबी की एग्जाम्स है और सीडीएस की एग्जाम है। मैं तीनों के मैटर को एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आजकल आप लोग भी केवल एक एग्जाम नहीं देते हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे की भी देते हो और बाकी एग्जाम्स भी देते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जो आज, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार इस क्लास को देख रहा है, तो आप मेरी पीछे की क्लास से देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस होता है, एक बात पढ़ के दूसरी, दूसरी से तीसरी जुड़ी हुई होती है। इसलिए अगर किसी को आज की क्लास लेने के बाद में, आज की क्लास ले लो, आज की क्लास लेने के बाद में आपको अगर ये चीज़ें पूरी डिटेल से जाननी है तो आप पिछली वाली क्लास ले लीजिए। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स के आधार पर है, जिनका कंसेप्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, एग्जाम्पल्स ले लेके कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया था, और आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स और जो कंसेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? अपनी जो क्लासेज है वो जयपुर में रहती हैं। अगर आप कोई ऑफलाइन स्टूडेंट लेना चाहे तो जो पेड बैचेज हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ऑफलाइन क्लासेज है, ये चौधरी क्लासेज जयपुर में रहती हैं। और ऑनलाइन क्लासेज है वो अपने चौधरी क्लासेज के ऐप के ऊपर रहती हैं। कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, आपका कोई जानकार हो जो बैच अटेंड करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। कोई भी जो पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अपने जो क्लासेज हैं, अभी यहाँ तो मैं केवल यूट्यूब के ऊपर मैथ्स की क्लास कर रहा हूँ, बाकी सारी सब्जेक्ट की क्लासेज हो रहती हैं, जिसमें आपके मैथ्स की है, इंग्लिश की है, रीजनिंग की है, जीके और जीएस की है। सारी क्लासेज रहती हैं। मेंस के टाइम पर आपके कंप्यूटर की क्लास लगाई जाती है, ठीक है? जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पढ़ना शुरू करते हैं। कल जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था उसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं ली है तो पहले कल की क्लास ले लो, ताकि आज जो हम डिस्कस करें या आज जो क्वेश्चंस डिस्कस करें वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है? रूल्स कल डिस्कस हो चुके हैं, आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। सही आ रही है आवाज? कोई दिक्कत नहीं है? ओके। आज का पहला सवाल देखिए। 480 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 480 में। तो पहले तो 480 को फैक्टर्स के रूप में लिखिए आप। 480 है ये 96 का डबल होता है। 96 है 96 का 5 गुना होता है। 96 है वो 32 का 3 गुना होता है। 32 होता है वो 2 की घात 5 होता है। 3 की घात 1 हो जाएगा और 5 की घात 1 हो जाएगा। 16 को 15 से गुणा करते हैं 240 आता है, 32 से गुणा करेंगे 480 आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स लेने होते हैं तो जो पावर होती है उनसे एक एक जोड़ के लिखते हैं। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 6 गुणा 2 गुणा 2, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना कितना हो जाएगा 24। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 24। पहले का आंसर है बी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण होता है, उसके लिए आपको मेरी कल की क्लास लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी स्टूडेंट आज नया है इस क्लास से, पिछली वाली क्लास स्पेशली कल की क्लास नहीं ली है, कल की क्लास लीजिए, समझ में आएगा, फिर ये क्लास आपके समझ में आएगी।
कल संडे है, संडे को आपकी स्पेशल क्लास रहेगी, टाइम रहेगा सुबह 9 बजे का, सुबह 9 बजे का कल संडे स्पेशल क्लास रहेगी। नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं जो पीछे हमने पढ़ा है उसकी मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो कल की क्लास मिस नहीं करनी है, लंबी क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी। आप या आपका कोई भी साथी जो एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, सीडीएस के लिए तैयारी कर रहा है वो कल की क्लास मिस नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे लोग जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और जयपुर रहते हैं वो ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर जयपुर नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो आप इस क्लासेस को यूट्यूब के ऊपर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सबके लिए ओपन क्लास है, इसमें इस बात से फर्क नहीं है कि आपका हमारे पास एडमिशन है या नहीं, सबके लिए ओपन है। अगला सवाल है 30 के फैक्टर्स का सम करना है, 30 के गुणकों का योग करना है। सम ऑफ फैक्टर्स करना है हमें, किसका? 30 का। 30 के फैक्टर्स का योग करना है कि 30 के फैक्टर्स का योग क्या हो जाएगा। पहली बात देखिए 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2, 3 और 5, और एक एक बार ही आते हैं सब, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 ये आते हैं 30 के फैक्टर्स। अब 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 2, तो 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 2, इनको लिख दीजिए। 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 3, तो ये ऐसे लिख दीजिए। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 5, आप ऐसे लिख दीजिए। ये 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का चौगुना 24, 24 का तिगुना 72, क्या आंसर आ जाएगा 72, किस ऑप्शन में है, डी में। दूसरे का आंसर हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपके समझ में आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप कभी भी जयपुर रह रहे हो तो आप मेरे पास आके फेस टू फेस भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक यहीं अवेलेबल रहता हूं, कभी भी आके कोई भी बात मेरे से पूछ सकते हो, कभी कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। 8820 के कितने गुणक है, वो पूर्णांक गुणक पूर्णांक पूर्ण वर्ग है, गुणक पूर्ण वर्ग है। कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, 8820 के। 8820 ये 441 का 20 गुना है, 441 खुद 21 का स्क्वायर है, 21 खुद 3 और 7 का मल्टीपल है। फैक्टर्स को मौखिक करना सीखो, ठीक है। मैं कल परसों देख रहा था, ऐसे फैक्टर्स करना बता रहे थे, फैक्टर सर्च किया जाओ। तो ये जो 8820 है इसमें ऐसे टेबल बना रहे हैं, पहले 2 का भाग दो 4410 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दो तो ये 2205 आ जाएगा, उसके बाद में 3। ऐसे नहीं करना यार, ऐसे करोगे तो आपका पार पड़ेगा नहीं, बच्चे हो क्या, ऐसे थोड़े करोगे, ठीक है। आप 8820 है, इसको देखते ही 882 दिखता है, 882 दिखते 441 दिखता है, 441 दिखते 21 का क्यूब दिखता है। ये चीजें तो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसके अगर मैं फैक्टर्स करता हूं, एक बार आपकी सुविधा के लिए ऐसे कर देता हूं, 882 गुणा 10 कर देता हूं। 882 को मैं 2 गुणा 441 कर देता हूं, और ये गुणा 10 कर देता हूं। 441 को 21 गुणा 21 कर देता हूं, तो 2 गुणा 21 गुणा 21 कर देता हूं, और ये जो 10 है इसको 2 गुणा 5 कर देता हूं। 21 को 3 गुणा 7 कर देता हूं, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा, फिर 3 गुणा 7 गुणा, फिर 2 गुणा क्या कर देता हूं 5। अब मुझे 2 को सारों को एक जगह करना है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सारे 3 एक जगह करने हैं तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सारे 5 एक जगह करने हैं तो 5 की पावर 1 आ जाएगा। सारे 7 एक जगह करने हैं तो 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर पावर के ऊपर ध्यान देना है, उस पावर में 2 का भाग देके पूर्णांक ज्ञात करना है। जैसे पहले 2 के ऊपर पावर 2 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2/2 का पूर्णांक लेना है। उसके बाद में ए भी पावर 2 है तो 1 प्लस 2/2 का पूर्णांक लेना है। उसके बाद में पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 का पूर्णांक लेना है। 1/2 का पूर्णांक 0 माना जाएगा क्योंकि 1 में 2 का भाग नहीं जाता है। पूर्णांक की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं 1 प्लस 1/2 करके 3/2 कर देना, ऐसे नहीं करना है। और 7 के ऊपर पावर 2 है
तो 1+2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 1+1 हो जाएगा, ये भी 1+1 हो जाएगा, ये 1+0 आ जाएगा, और ये 1+ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और एक कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 2। आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8। किस ऑप्शन में है, ए में। ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 3। उम्मीद है आपके समझ में आ गया है, क्लियर है सबके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इसके इवन फैक्टर्स लेने हैं कि इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो आपको ध्यान है इवन फैक्टर्स बराबर ऑल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स। ए फॉर इवन, ए फॉर ऑल और ओ फॉर ऑड। तो इवन फैक्टर्स हो जाएंगे, इवन फैक्टर्स हो ऐसे लिख देता हूं, इवन फैक्टर्स बराबर हो जाएंगे ऑल फैक्टर्स माइनस हो जाएगा ऑड फैक्टर्स। तो पहले देखते हैं इसमें सारे फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स लिया जाता है तो पावर से एक एक ज्यादा लेके आपस में गुणा कर दिया जाता है। 3 से एक ज्यादा लेंगे क्या आ जाएगा, 4। 4 से एक ज्यादा लेंगे कितना आ जाएगा, 5। और 2 से एक ज्यादा लेंगे कितना आ जाएगा, 3। ये तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। उसके बाद में हम इसमें से ऑड फैक्टर्स घटा देते हैं। ऑड फैक्टर्स में 3 और 5 वाले आते हैं, तो 4 में एक जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5। और इस 2 में एक जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3। और इसमें से 3 गुणा 5 को हटा देते हैं। 15 का चौगुना 60 होता है, 60 में से 15 घटेगा और ये बराबर क्या हो जाएगा, 45। तो इसके इवन फैक्टर्स है यानी सम गुणनखंडों की संख्या है, ये हो जाएगी 45। सवाल नंबर 4 45 हो जाएगा। आराम से देखिए, आराम से समझिए, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही। क्लियर है ना? कल जो रूल्स पढ़े थे उन्हीं के ऊपर आधारित सवाल है। आपने मेरे से एक सवाल पूछा था, उसके आधार पर मैंने पूरा कंसेप्ट को ले लिया, ठीक है ना? अब इसमें कैसे भी सवाल आए अब आप हमेशा कर लोगे, ठीक है? इसके धनात्मक गुणनखंड क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स कितने हैं, तो पावर से एक ज्यादा लिख दो। क्या लिखोगे, 3 से एक ज्यादा लिख दो और 2 से एक ज्यादा लिख दो, और ये आ जाएगा 4 गुणा 3, और ये कितना हो जाएगा, 12। किस ऑप्शन में है, सी में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। धनात्मक फैक्टर यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स में हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नहीं तो जितने पॉजिटिव बनते हैं वो नेगेटिव भी बनते हैं उतने भी, लेकिन ये पॉजिटिव लेने हैं तो कितने हो जाएंगे, 12। आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। टाइम नहीं लगेगा, एकदम स्पीड से खींच लेंगे काम, क्योंकि कंसेप्ट आपको ध्यान है। 40 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, 40 क्या होता है, 8 गुणा 5 होता है। 8 गुणा 5 होता है, 2 गुणा 20 मत करना, 4 गुणा 10 मत करना, हमें 2 के 3 के 5 के फैक्टर्स को एक जगह रखना है, इसलिए इसको लिखेंगे हम 8 गुणा 5। 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 5 को लिखेंगे 5 की घात 1। पावर से एक ज्यादा लेना है तो 3 से एक ज्यादा लेंगे तो क्या आएगा, 4। और 1 से एक ज्यादा लेंगे तो क्या आएगा, 2। 4 का दुगुना क्या हो जाएगा, 8। किस ऑप्शन में है, डी में। तो छठे का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी हो गया। आज तो सवाल बहुत आसान से हो रहे हैं। 36 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, ठीक है? अब 36 है, 36 का होता है 4 गुणा 9। 4 गुणा 9, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। पावर से एक ज्यादा ले लो, तो 2 से एक ज्यादा लेंगे तो कितना आएगा, 3। इस 2 से एक ज्यादा लेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 का 3 से गुणा क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये क्या दे दिया, नीचे दो मात्राएं ए और बी दी गई हैं, जानकारी के आधार पर आपको दोनों मात्राओं के मध्य में संबंध निर्धारित करना है। आपको दी गई जानकारी और अपने गणित के ज्ञान से संभावित उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है? ट्राई करो, देखें, ट्राई करो, देखें। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं।
कर लिया? देखो ट्राई करते हैं क्या आंसर आ रहा है। ए, पी 13 से कोई भी 13 से कम कोई भी विषम अभाज्य संख्या हो सकती है। पी क्यू बराबर 110 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, उसका मान 500 से छोटा होना चाहिए। पी क्यू बराबर 110 है। अब 110 को अगर मैं अभाज्य संख्या के तौर पे लेता हूं तो ये 2 गुणा 55 होता है, ये 5 गुणा 22 होता है, और ये 11 गुणा 10 होता है। अभाज्य संख्या के फैक्टर के रूप में लेता हूं तो यही होता है। 110 में प्राइम नंबर्स होते हैं 2। 13 से कम कोई भी विषम अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या 13 से तो कम है, लेकिन ये विषम नहीं है, इसलिए इसको तो हम कर देंगे कैंसिल। इसको तो हम कर देंगे कैंसिल क्योंकि 2 विषम नहीं है। अब बच गए क्या, 5 और 11। इसने बोला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 500 से कम होना चाहिए। जैसे मैं 5 और 22 को लेऊं एक बार, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा, और ये तो 500 से बड़ा होता है, और ये कह रहा है 500 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी गया काम से। बच गया क्या, 11 और 10। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि आपके पास में अभाज्य संख्या के रूप में 2, 5 और 11 था। 2 के साथ लिखते हो तो 55, 5 के साथ लिखते हो तो 22, और 11 के साथ लिखते हो तो 11 गुणा 10। सही बात है। लेकिन अब विषम होनी चाहिए संख्या, इसलिए पहले तो इसको एलिमिनेट कर दिया हमने, 2 वाला गया। उसके बाद में कहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 500 से कम होना चाहिए। यहाँ ये पी और ये क्यू है, इनके स्क्वायर जोड़ता हूं तो मैं 500 से ऊपर हो जाता है। 25 और 484 है, वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब अब मेरे पास क्या संख्याएं बचेंगी, 11 और 10, जिसमें से 11 तो क्या है पी, और 10 क्या है क्यू। अब हमें ज्ञात करना है कि पी बड़ा है या क्यू से, तो 11 बड़ा है 10 से, पी बड़ा है क्यू से। पी क्यू से बड़ा है, पी का मान 11 है, क्यू का मान 10 है, 11 10 से बड़ा है। ये 8 नंबर सवाल हो गया। ठीक। 112 की कितने धनात्मक गुणनखंड है? 16 7 112 होता है। 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, और 7 को लिख सकते हैं 7 की घात 1। पॉजिटिव फैक्टर्स लेने हैं, पावर से एक ज्यादा ले लो। 4 से एक ज्यादा लेते हैं 5, 1 से एक ज्यादा लेते हैं 2, 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10। किस ऑप्शन में है, बी में। आपका आंसर हो जाएगा बी। इजी है, आराम से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करते हैं। Given below are two quantities named A and B. Based on the given information, you have to determine the relation between the two quantities. You should use the given data as your knowledge of mathematics to choose between the possible answers. Quantity A, total number of factors of 240, and B है total numbers of factors of 360. 240 के जो फैक्टर्स हैं वो तो है A, और 360 के जो फैक्टर्स हैं वो है क्वांटिटी बी, और इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो आपको लेने हैं। ए क्या है, 240 के फैक्टर्स, और बी क्या है, वो है 360 के फैक्टर्स। ऐसे ही दिया गया है। 240 है, ये 16 गुणा 15 होता है। मेरे पास 240 के फैक्टर करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं उस तरीके में करूंगा जहां शुद्ध घात में ले, और 15 3 गुणा 5 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 गुणा 3 गुणा 5। 16 को लिख सकता हूं 2 की घात 4, 3 को लिख सकता हूं 3 की घात 1, 5 को लिख सकता हूं 5 की घात 1। 4 से एक ज्यादा ले लो 5, 1 से एक ज्यादा ले लो 2, इस 1 से एक ज्यादा ले लो 2, 5 का दुगुना 10, और 10 का दुगुना 20। कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ऐसे ही 360 के करते हैं। 360 है, ये 72 का 5 गुना है, और 72 होता है वो 8 का 9 गुना होता है। तो ये आ जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 5 हो जाएगा। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और 5 होता है वो 5 की पावर 1 होता है। पावर से एक ज्यादा लेके आपस में गुणा करना है। 3 से एक ज्यादा क्या आएगा 4, 2 से एक ज्यादा क्या आएगा 3,
और एक से एक ज्यादा क्या आएगा 2। 12 का दुगुना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसमें फैक्टर कितने थे 20, इसमें कितने हैं 24। तो बी वाला मान ज्यादा है, बी वाले फैक्टर्स ज्यादा है नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज क्वांटिटी ऑफ ए इज लेस देन क्वांटिटी ऑफ ए बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वांटिटी ऑफ ए इज लेस देन क्वांटिटी ऑफ ए बी, या क्वांटिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ ए। किस ऑप्शन में है बी में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे कभी भी लैंग्वेज पर सवाल आए तो भी आपको करने, ठीक है ना। 2 सवाल करवा लिए आपसे। इसके कितने फैक्टर्स हैं वो 120 के मल्टीपल हैं। आपको मैं टाइम देता हूं 1 मिनट का, ट्राई करो। इसके कितने फैक्टर्स हैं वो 120 के गुणज हैं, 120 के मल्टीपल्स हैं। जो स्टूडेंट लाइव ले रहे हैं वो भी ट्राई करें करने की, बाद में सेव होने के बाद में क्लास अटेंड करते हैं वो भी कोशिश करें करने की। एक मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा। हम्म, हो सकता है, मे बी, मुझे नहीं पता। चलो अपन बात करते हैं। देखो इस सवाल को बाद में करते हैं, पहले एक छोटा सवाल करते हैं, एक छोटा सवाल करते हैं। करें, मैं आपसे ये कहूं कि 360 में 9 के कितने गुणज हैं। सपोज करो मैंने आपसे ये पूछा है 360 में 9 के कितने गुणज हैं। अगर हमें ये ज्ञात करना है तो 360 में 9 के गुणज कितने होंगे, तो 360 में 9 का भाग देने से जो रिजल्ट आता है उतने ही गुणज होंगे। भाई 360 में 9 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, तो 360 में 9 का भाग कितनी बार गया उतने ही तो होंगे। अगर मैं ये कहूं कि 100 में 5 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, तो 100 में 5 का भाग देते हैं कि नहीं देते। मैं ऐसे कहूं कि 20 में 2 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, तो 20 में 2 का। तो मुझे अगर 360 में 9 के मल्टीपल्स ज्ञात करने हैं तो कितने हो जाएंगे 40, क्योंकि 9 का पढ़ा 360 तक 40 बार बोला जा सकता है, तो 9 के 40 मल्टीपल्स होंगे 360। एक छोटा सा एग्जांपल था, इससे आपके पूरा खेल समझ में आ गया। अब देखिए ये 2 की घात 8 है, 3 की घात 6 है, 5 की घात 4 है और 10 की घात 5 है। ये 10 की घात 5 अभाज्य संख्या नहीं है 10, तो ये 2 की घात और 5 की घात दोनों की है ये। तो इसको आप ऐसे यूज करना कि 2 की घात 5 अलग और 5 की घात 5 अलग। आप समझ रहे हो मैंने क्यों लिखा है। अब 2 की घातें एक जगह करो, 8 और 5 कितना 13, तो ये हो जाएगा 2 की घात 13 हो जाएगा। उसके बाद में 3 की घात हो जाएगा 6, 3 की घात हो जाएगा 6। उसके बाद में 5 की घात 4, तो ये 5 ये, तो 5 की घात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 की घात हो जाएगा 9। अब हम 120 के गुणज कितने हैं ये देखना है, तो अब 120 का भाग कितनी बार जाता है, तो 120 है ये होता है 15 गुणा 8, 8 गुणा 3 गुणा 5, 15 क्या होता है 3, 8 होता है 2 की घात 3, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। अब 3 और 5 के ऊपर पावर एक एक होते हैं। अगर मैं 2 की घात 3 का 2 की घात 13 में भाग देता हूं, 2 की घात 10 बार जाता है, तो ये आ जाएगा 2 की घात 10 आ जाएगा। 3 की घात 6 में 3 की घात 1 का भाग दिया जाता है, 3 की घात 5 बार जाता है, तो ये 3 की घात 5 बार चला जाएगा। 5 की घात 1 का 5 की घात 9 में भाग देता हूं, 5 की घात 8 बार जाता है, तो ये 5 की घात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ये टोटल कितनी संख्याएं हो गई, ये टोटल कितनी संख्या होगी। अब आपको इसके फैक्टर्स देखने हैं, कितने फैक्टर्स, तो 10 और ये क्या करोगे 11, तो 10 भाई ये टोटल कितनी संख्याएं हैं ये देखना है हमें, तो ये 10 और एक क्या हो जाएगा 11, ये आ जाएगा 5 और एक कितना हो जाएगा 6 और 8 और एक कितना हो जाएगा 9।
ठीक है, 9 छिके 54, 54 को गुणा करेंगे किससे, 11 से, तो ये आ जाएगा 4, 5 और 4 9, और ये आ जाएगा 5, 594। आपका आंसर हो जाएगा 594। अच्छा सवाल है, देख लेना कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए। यहां स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई है, गुणा है, ये इसका मतलब गुणा है, ये मतलब है इसका। क्लियर है ये 11 नंबर सवाल। 11 के बाद में अगला सवाल है, इसके कितने फैक्टर्स विषम संख्याएं हैं। देखो विषम संख्या लेनी है तो सम वाला तो हटा ही दो, काम का ही नहीं होता है। दो तो आते ही सम बना देगा, तो विषम विषम को लेना है, और पावर एक एक ज्यादा लेनी है, तो 3 से एक ज्यादा कितना होता है 4, और 5 4 से एक ज्यादा कितना होता है 5, 5 का चौगुना कितना होता है 20। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। विषम लेने तो सम वाला यूज नहीं करना, लेकिन सम के लिए क्या करना होगा, टोटल फैक्टर्स में से विषम घटाएंगे तब सम आएगा, इसलिए सम का करेंगे तो विषम वाला भी लेना पड़ता है। विषम के लिए सम वाला को हटा दो, बाकी विषम वाला ले लो। कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, ठीक, इसको डायरेक्ट और छोटे से छोटे मेथड से करने की कोशिश करते हैं, करें। 5 में 2 का भाग देते हैं, 2 बार जाता है, तो 1 + 2 हो जाएगा। 6 में 2 का भाग देते हैं, 3 बार जाता है, तो 1 + 3 हो जाएगा। 2 में 2 का भाग देते हैं, 1 बार जाता है, इसलिए 1 + 1 हो जाएगा। किसी को ये लग रहा है कि सर ये क्या कर दिया, तो उसको आपको मेरी पिछली वाली क्लास देखनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2। 4 का 3 गुणा 12, और 12 का 2 गुणा क्या आ जाएगा 24। किस ऑप्शन में हो जाएगा, बी में, 24 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। आज की क्लास नंबर कितनी है, 13 है आज, 13 ही है ना, तो आपको 12 नंबर क्लास देखनी पड़ेगी 13 को समझने के लिए। 1080 के कितने फैक्टर्स है, वो पूर्ण वर्ग है। 1080 है, इसके फैक्टर्स करने हैं। देखो 1080 के फैक्टर्स करना सिखाता हूं, ठीक है ना। 1080 जो होता है, ये 1080 है, ये 108 का 10 गुना है। 108 होता है वो 4 गुणा 27 होता है, और 10 है वो होता है, ये 216 का 5 गुणा है। 200 का 5 गुणा 1000, और 16 का 5 गुणा 80। 216 का 5 गुणा है, 216 होता है वो 6 का क्यूब होता है। 6 के क्यूब को 2 का क्यूब और 3 का क्यूब भी लिखा जा सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू हो जाएगा 5 की पावर 1, ये हो जाएगा। 216 का 5 गुणा है, 216 6 का क्यूब होता है, 6 खुद 2 और 3 का प्रोडक्ट होता है, इसलिए 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1। पूर्ण वर्ग लेना है, तो आपको जो पावर है उसमें 2 का भाग देके उसका पूर्णांक है उसको 1 में जोड़ के लिखना है, तो यहाँ 1 में जोड़ेंगे, 3 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, इसलिए 1 ले लेंगे। इस 3 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, इसलिए 1 ले लेंगे। इस 1 में 2 का भाग देंगे नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से 2 से छोटी संख्या है, इसलिए ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन ए, 4 उत्तर हो जाए। इजी है ना। आपसे पूछ ले इसमें कितने क्यूब फैक्टर्स हैं। क्यूब फैक्टर्स, क्यूब के लिए 3 का भाग दिया जाता है, क्यूब में 3 का भाग दिया जाता है, इसलिए 1 + 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, इस 3 में 3 का भाग भी 1 बार जाएगा, इसलिए ये भी कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 गुणा 2 बराबर 4। क्लियर है। किस संख्या के गुणनखंडों का योग 124 है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या के गुणनखंडों का योग 124 है, वह संख्या 40 और 50 के बीच में है, 50 और 60 के बीच में है, 60 और 80 के बीच में है। मोर देन 1 सच नंबर्स एग्जिस्ट। देखो इस सवाल को आप ट्राई करना चाहो तो कर लो, मैं आपको टाइम देता हूं, आपके पास टाइम है 1 मिनट का, आप ट्राई कर लो, उसके बाद में मैं बताता हूं। 1 मिनट का टाइम है, पहले खुद ट्राई करो इसको।
वैसे करना तो सबको चाहिए, लेकिन खास तौर से जो क्लास में बैठे हैं उनको तो पक्का करना चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, देखते हैं। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन ले रहे हैं, इस सवाल को पोज करना, पहले खुद ट्राई खुद ट्राई करना, उसके बाद में आगे सॉल्यूशन देखना, है ना। ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो आप याद करोगे, फिर अपनी तरफ से कोशिश करना। किसी संख्या के गुणनखंडों का योग 124 है, वह संख्या क्या है? पहले तो देखो 124 आया कहां से। 124 होता है 3 गुणा 31, सॉरी 4 गुणा 31। 124 होता है 4 गुणा 31, 4 गुणा 31 ही होता है 124। ठीक, आपको जब भी सम ऑफ फैक्टर्स लेना होता है, सम ऑफ फैक्टर्स लेना होता है, तो आप क्या करते हैं, उस संख्या के जितने भी फैक्टर्स होते हैं सबको जोड़ते हैं, और उन सारे, एक संख्या के फैक्टर्स, दूसरी के फैक्टर्स, तीसरे फैक्टर्स, एक संख्या के जितने फैक्टर्स हैं उनको जोड़ लो, दूसरी संख्या के फैक्टर्स को जोड़ लो, तीसरी संख्या के फैक्टर्स को जोड़ लो, और फिर उनको आपस में गुणा कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं। अब आप सोचो 4 कहां से आया होगा? 1 और 3 से आया होगा, 1 और 3 से आया होगा, इसलिए 1 प्लस 3 करने से 3 आया है। लिखते हैं ना, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस ऐसे 27। जैसे मुझे 9 के फैक्टर्स लेने होते हैं तो 1 प्लस 3 प्लस 9 ऐसे लिखते हैं। अब ये जो 31 है ये कहां से आया होगा? अब आप सोचना शुरू करो। अभाज्य संख्याओं को ही लेते हैं यहां पर, अभाज्य संख्या। तो अगर मैं सोचूं कि 2 से आया होगा, हो सकता है 2 से आया होगा, तो पहला मेरा दिमाग में यही आता है कि 2 से आया होगा। तो मैं ऐसे देखता हूं कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 ऐसे, क्योंकि 31 तक ही जाना है। 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। 20 से 10 30, 30 और 1 क्या आ गया? 31। आता है इससे। मुझे अगर ये करना होता कि ये तो 3 है और ये 16 है, यानी 3 गुणा 16 के फैक्टर्स को, या 16 गुणा 3 कर दूं, मुझे 16 गुणा 3 के फैक्टर्स का योग करना होता, 16 गुणा 3 के फैक्टर्स का योग करना होता। तो कैसे लिखता? 1 2 4 8 16 ऐसे लिखता 16 के लिए तो, और 3 के लिए 1 और 3 लिखता। फिर यहां से कितना बनता? 31। यहां से कितना बनता? 4। 31 का 4 से गुणा 124 होता। इसका मतलब वह संख्या 16 का तिगुना 48 है। वह संख्या 16 का तिगुना 48 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब मेरे दिमाग में आया अगर 48 है तो वह संख्या 40 और 50 के बीच में हुई, तो आंसर में बी ए। लेकिन अब मैं दिमाग में मेरे आता है कि इस 1 के इस ये 1 प्लस 3 है तो ऐसा ही रहेगा। यहां पर 31 किसी और तरीके से भी आ सकता है क्या? मेरे दिमाग में आया। अब 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या आती है 5, तो मैं 5 का भी देखता हूं एक बार। ठीक है, ये 1 प्लस 3 है, 5 का देखता हूं तो 1 प्लस 5 प्लस 25 आएगा। 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 प्लस 625 ऐसे लिखा जाएगा। 25 5 30 और 1 31 होता है, यहां पर ही बनना है। इसका मतलब मोर देन 1 सच नंबर्स एग्जिस्ट। अब इसके अलावा भी हो सकती है क्या? इसके अलावा अगली संख्या आती है 7। 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या आती है 7, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस, अगर मैं 7 लेता हूं तो 1 प्लस 7 प्लस 49 आ जाएगा। अब ये 31 से आगे चला गया मामला। ऐसे ही अगर मैं 11 लेता हूं तो 1 प्लस 3 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 121। अब मामला आगे चला जा रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब एक तो ये और एक ये, अगर ये देता हूं तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 3 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में 25, 25 का तिगुना 75। क्योंकि ये 25 तक क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसका एक फैक्टर 25 है। 3 तक क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक फैक्टर 3 है। इसलिए यहां से संख्या बनेगी 3 गुणा 25। 3 गुणा 25 बनेगा तो क्या हो जाएगा? 75। उस कंडीशन से वो संख्या 16 और 80 के बीच है।
ठीक है, एक कंडीशन में 40 और 50 के बीच है, आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन सच नंबर एग्जिस्ट। एक से ज्यादा ऐसी संख्याएं हैं जो कि होती हैं। कैसा है सवाल? बढ़िया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। n बराबर 2 की पावर कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं? सम लेने हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से विषम वाले आपको हटाने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लेते हैं तो पावर से एक एक ज्यादा ले लेते हैं। तो पहले इस 10 वाले का इलाज करो। तो 10 की घात 7 है, इसको 2 की घात 7 और 5 की घात 7 में अलग अलग करो पहले। तो कभी भी इस लफड़े को रख लेना मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। कभी दे देंगे 10 की घात 7, कभी दे देंगे 6 की घात 7, कभी दे देंगे 12 की घात कुछ ऐसे। तो 10 है वो फैक्टराइज किया जा सकता है। ये केवल प्राइम नंबर के ही पावर्स होने चाहिए, बाकी ऐसे नहीं ले सकते। 2 की घात 6 ये और 2 की घात 7 ये, तो 2 की घात 13 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 13 हो जाएगा। उसके बाद में 5 की पावर 5 ये 7 ये, 5 और 7 है 12। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर 12 हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? उसके बाद में 7 की घात 6 तो लिखना ही लिखना है, तो ये आ जाएगा 7 की घात क्या हो जाएगा 6। तो पहले तो देखता हूं टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं। तो 12 से एक ज्यादा 13, तो 13 से एक ज्यादा 14, 12 से एक ज्यादा 13 और 6 से एक ज्यादा 7। ये तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। इनमें से मुझे ओड वाले हटाने हैं। तो ओड वाले ये दोनों ओड वाले ही हैं। तो 12 से एक ज्यादा कितना हो गया 13 और 6 से एक ज्यादा कितना हो गया 7। इसमें से इसको माइनस कर दो। अब यहां से मैं 13 गुणा 7 दोनों में से कॉमन ले लूंगा, तो ये 14 है और ये -1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 13 गुणा 7 गुणा 13। ये आ जाएगा 13 सत्ते 91, 91 को गुणा कर देंगे किससे 13 से। 91 है, इसको गुणा कर देंगे किससे 13 से। जो भी आंसर आएगा इकाई का अंक तो 3 होगा। चलो पूरा ही कर लेते हैं। 13 कम 13 असल की 1, 13 का 9 गुणा 117, 117 और 1 क्या आ जाएगा 118। और वैसे भी करना चाहो तो 3 एकम 3 है, इकाई का अंक 3 एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, 16 के बाद में अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए। संख्या ए बी सी और डी में 16, 28, 30 और 27 फैक्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इतने। इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन हो सकता है? संख्या ए में तो है 16 फैक्टर्स, संख्या बी में है 28 फैक्टर्स, संख्या सी में है 30 फैक्टर्स और संख्या डी में है 27 फैक्टर्स। इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन हो सकता है, परफेक्ट क्यूब हो सकता है? क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं मामला क्या होता है। मामला क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्यूब नंबर है उसके ऊपर पावर 3 होता है। क्यूब नंबर होते हैं उनके ऊपर पावर 3 होता है, स्क्वायर नंबर के ऊपर पावर 2 होता है। तो क्यूब नंबर है तो पावर 3 में आएगा। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है वो हम पावर से एक एक ज्यादा करते हुए लेते हैं, तब आता है, तभी आता है। अगर मैं ये कहूं कि किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर 16 आए होंगे, तो 16 कहां कहां से आए होंगे? 16 देखो कहां कहां से आएंगे। 16 या तो 2 गुणा 8 से 16 आए हैं, या जो 16 है वो 4 गुणा 4 से 16 आए हैं, या तो 2 गुणा 8 से आया है 16, या 4 गुणा 4 से आया 16। और जब नंबर ऑफ फैक्टर्स लेते हैं तो पावर से एक ज्यादा लिया जाता है। इसका मतलब वो जो मूल संख्या है उसमें पावर है वो इससे एक कम है, कुछ भी होगा। तो ए की ये अगर 2 लिया है तो ए की पावर 1 है, 8 लिया है तो ए की पावर क्या है 7 है, सॉरी बी ले लिया, दूसरी अभाज्य संख्या बी ले लिया और उसकी पावर क्या है 7। ए की पावर 1 है और बी की पावर 7 है। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लेंगे तो कितना आएगा? एक में एक जोड़ते 2 करते हैं और 7 में एक जोड़ के क्या करते हैं 8 करते हैं, फिर 8 का दुगुना 16 करते हैं। इसका मतलब ए की पावर 1 और बी की पावर 7 है, इनमें तो कोई क्यूब नंबर नहीं है।
इनमें तो कोई क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझ लें। अगर मैं 4 गुणा 4 करता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि 4 कहां से आया है, पावर में एक जोड़ के ही तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लेते हैं, तो a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z होता है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लेते हैं, तो x में एक जोड़ते हैं, फिर y में एक जोड़ते हैं, फिर z में एक जोड़ते हैं और उनको आपस में गुणा करते हैं। तो यहां जो मैंने ये गुणा कर रखे हैं, ये पावर में एक एक जुड़े हुए हैं, तो एक जोड़ के 4 हुआ है, इसका मतलब पावर 3 था, ये 4 हुआ है, इसका मतलब पावर 3 था। तो वो दो संख्या a और b होंगी, तो a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 होगा। अब a की पावर 3, a और b अभाज्य संख्या हैं, a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लेने हैं, तो क्या करेंगे, 3 से 1 ज्यादा 4 और 3 से 1 ज्यादा 4 और 4 और 4 क्या हो जाएगा 16। तो इसमें एक क्यूब नंबर हो सकता है, इसका मतलब a आपका आंसर हो सकता है, एक चांस तो है कि a आपका एक आंसर हो सकता है। क्लियर है मेरी बात। दूसरा है, मैं b को देखता हूं, 28 को देखता हूं। 28 है, ये 4 गुणा 7 भी लिख सकते हो और 2 गुणा 14 लिख सकते हो। 28 को दो तरीके से लिखा जा सकता है। 28 है, इसको लिख सकता हूं, एक तो लिख सकता हूं 2 गुणा 14 और एक लिख सकता हूं 4 गुणा 7। अगर 2 और 14 एक एक जोड़ने से आ रहा है, तो बिना जोड़े हुए क्या था, 1 और 13 था, यानी ये संख्या कैसी थी, a की पावर 1 इंटू बी की पावर 13 था। तो एक से एक ज्यादा 2 किया था, 13 से एक ज्यादा 14 किया था, और 14 का दुगुना 28 होके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 28 बने थे। ऐसे ही 4 गुणा 7 है, ये 28 नंबर ऑफ फैक्टर्स में जो पावर्स में एक एक जोड़ के लिखते हैं, तो वो 4 और 7 आती है। 4 कैसे आएगा, 3 में एक जोड़ने से आएगा, 3 में एक जोड़ने से आएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये a की पावर 3 और b की पावर क्या था, 6 था। तो 3 में एक जोड़ने से 4 आया था और 6 में एक जोड़ने से 7 आया था। तो पावर 3 या पावर 3 का मल्टीपल होता है तो वो क्यूब नंबर होता है, पावर 3 या पावर 3 का मल्टीपल होता है तो वो क्यूब नंबर होता है। तो बी के भी चांस है कि ये क्यूब नंबर हो जाए। सही बात। अब कह रहा है कि c बराबर 30 है, मान लो c बराबर 30 है, कोई संख्या c है और वो c बराबर 30 है। अब 30 जो आता है वो 30 आता है। अब 30, ध्यान से समझना, 30 आने के कई तरीके हैं। c बराबर क्या है, 30। 30 कैसे कैसे आ सकता है, 30 कैसे कैसे आ सकता है, 30 आ सकता है, या तो आ सकता है 3 गुणा 10 से, 3 गुणा 10। 30 आ सकता है 3 गुणा 10 से, ठीक है, या 30 आ सकता है 5 गुणा 6 से, यानी 2 गुणा 5 गुणा 3 से, दो ही तरीके से आ सकता है, ठीक है। 3 गुणा 10 को भी आप ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि 30 को लिखने के लिए आपको ऐसे लिखा जा सकता है, या तो लिख सकते हो 2 गुणा 15, या लिख सकते हो 3 गुणा 10, 2 गुणा 15 या 3 गुणा 10, दो ही संख्याओं के रूप में लिखना है। ज्यादा के रूप में भी अगर आप लिखना चाहो तब आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 5। इस तरीके से क्या आ सकता है, 30 आ सकता है। 6 गुणा 5 भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 6 गुणा 5, 6 गुणा 6 गुणा 5, या फिर 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर मैं 2 गुणा 15 लेता हूं तो ये पावर में एक एक जोड़ने से आता है, एक में एक जोड़ने से 2 आएगा, 14 में एक जोड़ने से 15 आएगा। तो अगर पावर 2 और पावर 14 है तो क्यूब नंबर नहीं हो सकता, तो इसको तो कैंसिल कर दो। ये 3 और 10 कब लेते हैं, पावर में एक एक जोड़ने से 3 और 10 बने हैं। तो एक जोड़ने से पहले कितना था, 2 था, एक जोड़ने से पहले कितना था, 9 था। इसका मतलब ये 2 और पावर 9 थी, पावर 2 और 9 थी। अगर पावर 9 है तो क्यूब नंबर है, अगर पावर 9 है तो इसका 27 गुना, इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन हो सकता है, तो ये आ जाएगा कि इसमें पावर कितनी थी, 3 थी। तो यहां पर ये हो सकता है कि ये आ जाए। यहां से देखिए 5 में एक जोड़ने से 6 आता है, 4 में एक जोड़ने से 5 आता है, 5 और 4 क्यूब नहीं बनाते। और ये जो 2 है, एक में एक जोड़ने से 2 आता है, 2 में एक जोड़ने से 3 आता है, 4 में एक जोड़ने से 5 आता है, ये भी नहीं। तो 30 में जो क्यूब बन सकता है वो केवल यहीं से बन सकता है, जो 3 गुणा 10 से बन सकता है, ठीक है। ए नंबर
ABCD में 16, 28, 30 और 27 गुणनखंड हैं। इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन हो सकता है? पूर्ण घन हो सकता है। अब यहां पर एक बात समझिए आप, यहां पर एक बात समझिए, अगर किसी संख्या को पूर्ण घन होना है, अगर किसी संख्या को पूर्ण घन होना है तो उसके दोनों फैक्टर्स क्यूब में होने चाहिए। मेरी बात को समझिए, अगर किसी संख्या को क्यूब होना है तो उसके दोनों फैक्टर्स है वो क्यूब में होने चाहिए। अगर मैं यहां देखूं तो इसके दोनों फैक्टर्स क्यूब में हैं, इसके दोनों फैक्टर्स क्यूब में हैं, इसके दोनों फैक्टर्स क्यूब में हैं, किसके? ए के और बी के, ठीक है ना? ए क्यूब इंटू बी की पावर क्या है? 6। लेकिन इसके दोनों फैक्टर्स क्यूब में नहीं है, यानी 10 तो है लेकिन 5 से क्यूब नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। इसका मतलब यहां केवल अभी तक ए और बी दो से आया है जिसके दोनों फैक्टर क्यूब में हो, दोनों फैक्टर्स क्यूब में होने चाहिए, क्यूब में या पावर 6 में, एक फैक्टर क्यूब में होने से नहीं चलता है। अब लेता हूं मैं 27 से। 27 जो है वो होता है, 27 के फैक्टर्स बनते हैं, या तो बनते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखा गया, या लिखा गया होगा 2 गुणा 3 गुणा 9 लिखा गया होगा, 3 गुणा क्या, 3 गुणा क्या लिखा गया होगा? 9। अब ये 3 गुणा 3 गुणा 3, ये उनकी पावर्स में एक एक जुड़ने से आया है। इसका मतलब पावर क्या थी? 2 2 2 थी, पावर 2 थी, दो ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2 थी, इसलिए फिर उन दो में एक एक जोड़ के 3 3 3 किया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। ऐसे ही 3 और 9 आया है, तो इस 3 और 9 के लिए इस 3 को कहां से लाए हैं? एक में 2 जोड़ के, और 9 को कहां से लाए हैं? एक में 8 जोड़ के। तो पावर 2 होने से भी क्यूब नहीं होता, यहां पावर 2 और पावर 8 होने से भी क्यूब नहीं होता। इसका मतलब जो डी वाला है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बी वाला, सी वाला इसलिए कैंसिल हो जाएगा कि इसमें क्यूब बन तो सकता है, लेकिन ये जो यहां अगर देखें हम, 3 गुणा 10 में 3 आता है 2 में 1 जोड़ने से, 10 आता है 9 में 1 जोड़ने से, तो 9 में 1 जोड़ने से 10 आ रहा है तो 9 तो क्यूब बना देगा, लेकिन ये 2 में 1 जोड़ने से 3 आ रहा है तो 2 क्यूब नहीं बना पाएगा। इसलिए आपका जो आंसर है वो होगा ए एंड बी। ए और बी में दोनों क्यूब हो सकते हैं, और जब तक किसी संख्या के सारे फैक्टर्स क्यूब नहीं होते वो क्यूब नंबर नहीं हो सकता। सारे फैक्टर्स क्यूब नहीं होते तब तक वो क्यूब नंबर नहीं हो सकता। अब सारे फैक्टर्स क्यूब होने का मतलब पावर में 4 3 का भाग पूरा पूरा जाए। ए क्यूब इंटू बी क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। ए क्यूब इंटू बी की पावर 6 है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। ये हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कहा होगा, ठीक है, हो सकता है, ये तो हो भी नहीं सकते, ठीक है। 3 अंकों की संख्या एबीसी में 3 गुणनखंड हैं, तो 6 अंकों की संख्या एबीसी एबीसी में कितने गुणनखंड होंगे? ट्राई करोगे? 3 अंकों की संख्या एबीसी में 3 गुणनखंड हैं, तो 6 अंकों की संख्या एबीसी एबीसी में कितने गुणनखंड होंगे? ट्राई करो, देख, है, ट्राई करो। करो देखें। करो भाई करो।
आपको सुरेंद्र कुछ दूं क्या पढ़ने के लिए? चलो देखो, पढ़ो आप तो आराम से, इसकी शादी में चलना है अपने को। अब चलना है कि नहीं चलना वो आप देख लेना। चलना है। नौकरी लग चुका है। कर लिया किसने? चलो मैं बताता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, बच्चे हो, नहीं होता नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे से भी नहीं होते थे पहले, ठीक, आज भी नहीं होते, काफी सवाल ऐसे आ जाते नहीं होते। ठीक, 3 अंकों की संख्या एबीसी में 3 गुणनखंड है। आप मुझे एक बात बताओ, ऐसी संख्या कौन सी होती है जिसमें 3 गुणनखंड होते हैं? प्राइम नंबर का स्क्वायर होती है। ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या प्राइम नंबर का स्क्वायर होती है। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, आपको उसका स्क्वायर है वो 3 डिजिट का आना चाहिए, ऐसे ले लो। आप 11 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, कोई से भी संख्या ले लो, 23 ले सकते हो, 3 अंकों तक रहे, यानी 29 तक ले सकते हो। 31 नहीं लेना, 31 का स्क्वायर है वो, 31 का भी ले सकते हो, 961 होता है। उसके बाद में 37 और वो नहीं ले सकते। 3 अंकों की संख्या लेनी है तो मैं 11 का स्क्वायर 121 ले लूं। आपको मैंने बताया था किसी संख्या में एग्जैक्ट 3 फैक्टर होते हैं तो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो सकता है और कोई संख्या नहीं होती। याद है आपको? ठीक है, इसका मतलब वह संख्या में कोई भी संख्या 121 ले सकता हूं। तो एबीसी है, एबीसी जो संख्या है उसको मैंने मान लिया 121। बोलो सर इसमें तो 1 रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, 13 का स्क्वायर 169 ले लो, 169, इससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं। बोले सर इसमें तो ए बी ए आ गया, 1 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, 13 का स्क्वायर है वो 169 ले लो, वह संख्या 169 है। अब तो ठीक है, ए बी और सी तीनों डिफरेंट है। आप 17 का स्क्वायर 289 ले सकते हो, या फिर 19 का स्क्वायर है वो 361 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 529 ले सकते हो, है ना। 29 का स्क्वायर है वो ले सकते हो, है ना, कोई सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, ये कह रहा है एबीसी एबीसी में कितने, अब एबीसी एबीसी कैसे लिखा जाएगा? 169 169 को रिपीट करके लिखा जाएगा एबीसी एबीसी। इसके 3 फैक्टर हैं, सही बात है, ये अभाज्य संख्या है। अब 169 का भाग दिया जाए अगर इसमें, तो 1001 बार जाता है, 1001 बार जाता है। नंबर सिस्टम में जब हम पैटर्न वाली संख्याएं पढ़ते हैं तो एबीसी एबीसी टाइप की संख्याएं हैं वो 1001 का किसी भी ट्रिपल डिजिट वाली नंबर से मल्टीपल होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 169 इंटू 1001। 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 1000 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, अब मुझे इसके फैक्टर्स लेने हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा, अगर मैं 13 लेता हूं तो यह आ जाएगा 7 की घात तो 1 हो जाएगा, 11 की घात 1 हो जाएगा, और 13 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 1 कितना? 3, 1 से 1 ज्यादा 2, 1 से 1 ज्यादा कितना आ गया? 2, फिर 1 से 1 ज्यादा कितना आ गया? 2, फिर 3 से 1 ज्यादा कितना आ गया? 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना कितना हो गया? 16। मेरे आंसर क्या आया? 16। लेकिन लेकिन ये जो 1001 होता है ये 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है। अगर मैं 11 लेता हूं तो भी यहां 11 का स्क्वायर आएगा, 7 गुणा 11 गुणा 13। उस कारण से ये 11 का स्क्वायर या 13 का स्क्वायर है वो इस 11 या इस 13 से गुणा होकर उसकी पावर 3 वाला बनेगा। एक मुझे ऐसी संख्या से भी चेक करना है, ध्यान रखना, मुझे एक ऐसी संख्या से भी चेक करना है जो 7 11 13 के फैक्टर उसमें नहीं बने, मुझे 17 से भी चेक करना पड़े, और मैं करूंगा। 17 से अगर मैं चेक करता हूं तो 289 289 वह संख्या बनेगी जो 6 डिजिट वाली है।
अब 289 होता है 289 गुणा 1000, 289 गुणा हो जाएगा 1001। 289 होता है 17 का स्क्वायर, 1000 होता है 7 11 13, तो ये आ जाता है, ये आ जाता है 17 का स्क्वायर, ये आ जाता है 7 गुणा 11 गुणा 13 हो जाएगा। 7 की घात 1, 11 की घात 1, 13 की घात 1 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर है तो 2 से 1 ज्यादा क्या लेंगे 3, 7 1 से 1 ज्यादा क्या लेंगे 2, 1 से 1 ज्यादा क्या लेंगे 2, और 1 से 1 ज्यादा क्या लेंगे 2। 8 का तिगुना कितना हो जाएगा 24। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर आपने 11 और 13 में से कोई सा ले लिया तब तो फैक्टर्स होंगे 16, और 11 और 13 के अलावा कुछ लिया है तब फैक्टर्स होंगे कितने 24। अब इसने कोई कंडीशन तो दी नहीं है कि आप 11 या 13 नहीं ले सकते, नहीं इसने ये कहा है कि आपको 11 और 13 लेने हैं, तो अब 16 भी हो सकते हैं 24 भी हो सकते हैं, सी आंसर हो जाएगा। मस्त सवाल है ना, ठीक, आगे चलते। 100 से ऐसी कितनी छोटी संख्याएं हैं जिन्हें एक से बड़े पूर्ण वर्ग के गुणज के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। एक से छोटी इसका मतलब 99 तक, एक से छोटी इसका मतलब 99 तक, 99 तक का मतलब होता है 1 से 99 तक। 1 से 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें एक से बड़े पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं वो, एक का गुणज तो हर संख्या होती है इसलिए उसका मेंशन इसने नहीं किया है, ठीक है। एक से बड़े पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है, ध्यान से समझ लेना। आप ट्राई करोगे आपसे सवाल निपटेगा भी नहीं, ट्राई करोगे, दो 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दो, चलो मैं बताता हूं, है ना। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो इस सवाल को एक बार रोक देना, ठीक है, पहले खुद करने की कोशिश करना, चाहे लाइव देख रहे हैं तो एक बार रोक दो लाइव स्ट्रीम को, ठीक है, बाद में देख लेना रिकॉर्ड होने के बाद में, पहले खुद करने की कोशिश करना फिर देखना, तभी पूरा मजा आएगा, नहीं तो ऐसे कोई पूरा फायदा होगा नहीं आपको। देखने को तो आप देखते ही हो, गणित की क्लास को वैसे देखते हो जैसे साउथ की फिल्म देखते हो मनोरंजन के लिए, नहीं ऐसे देखते हो ना, ठीक। 100 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं जिनको एक से बड़े पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। देखो पूर्ण वर्ग के गुणज के रूप में, जैसे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है 4, तो इस 4 के जो गुणज हैं जैसे 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, ये सारे इस पूर्ण वर्ग के गुणज हैं। ये 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो एक पूर्ण वर्ग के गुणज होंगे, सही बात। ऐसे ही जैसे 9 है तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद में 18 है, उसके बाद में 27 है, उसके बाद में 36 है, उसके बाद में 45 है, ये भी 9 के गुणज हैं, तो 9 एक पूर्ण वर्ग है और उसके ये गुणज हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैं अगली संख्या लेता हूं, जैसे 25 है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक संख्या तो खुद 25 आ जाएगा, एक संख्या है वो 50 आ जाएगा, एक संख्या है वो 75 आ जाएगा, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या के मल्टीपल्स हैं, समझ रहे हो, ये मतलब था इस बात का, ठीक है। अब सवाल को करते हैं, ये मैं हटाऊंगा अभी एक बार, समझाने के लिए लिया था, अब मैं इसको हटाऊंगा, रियल वाली कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अब 100 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, अब मैं सवाल की लैंग्वेज चेंज कर, 100 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 100 से छोटी का मतलब क्या है, 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 के मल्टीपल्स हैं, या ये कह सकता हूं 99 तक 4 के कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे, तो 99 में 4 का भाग दूंगा तो जितने पूर्णांक आएंगे वो 4 के मल्टीपल्स होंगे, तो यह आ जाएगा 99/4 का पूर्णांक। 99 में 4 का भाग कितनी बार गया है उतनी संख्याएं 99 तक 4 से डिवाइड होंगी, और 99 तक 4 से जो डिवाइड होंगी संख्याएं वही 99 तक 4 के मल्टीपल होंगे, और 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग के मल्टीपल्स हो गए, बोलो हाँ। उसके बाद में मैं अगली संख्या लेता हूं, अगला स्क्वायर नंबर आता है 9, क्योंकि एक को तो लेना नहीं है, एक का भाग देते तो पूरा का पूरा 99 बार जाता, तो वो तो सारी की सारी आ जाती, एक का भाग तो हर संख्या में जाता है। उसके बाद में मैं अगला मल्टीपल लेता हूं 9, तो मैंने ये किया कि मैं 99 में भाग देता हूं किसका 9 का,
99 तक 9 के कितने मल्टीपल्स आ जाएंगे? 9, 18, 27, 36 ऐसे कितने मल्टीपल्स आ जाएंगे? तो मैंने इसमें भाग दे दिया किसका? 9 का। उसके बाद में अगला स्क्वायर नंबर होता है 25। अगला स्क्वायर नंबर होता है 25, ठीक है, वो 5 का होता है। आपको सर 4 वाला क्यों नहीं लिया? 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 वाले मल्टीपल्स अगर मुझे लेने हैं, वो 16 वाले मल्टीपल्स 4 में आ चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, 16 वाले मल्टीपल्स है वो 4 में आ चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब एक चीज यहां पर मैं आपको और बताता हूं। जब आपने 4 के मल्टीपल्स लिए और जब आपने 9 के मल्टीपल्स लिए, तो कुछ मल्टीपल्स ऐसे थे जो 4 में लिए उस टाइम 9 में भी थे वो, और जब 9 में लिए तब वो 4 के मल्टीपल्स भी थे। जैसे 36 है, 36 4 का मल्टीपल भी होता है, 9 का मल्टीपल भी होता है। तो आपने 4 का भाग दिया तो भी 36 आ गया था, 72 आ गया था। 36 72 और 2 ही आते हैं, 36 72 2 ही आते हैं। तो 4 का भाग दिया तब भी 36 आ गया था, 9 का भाग दिया तब भी 36 और 72 आ गए थे। तो एक संख्या को तो एक ही बार गिन सकते हो, 2 बार नहीं गिन सकते। इसलिए इसमें से माइनस करना है 99/36 का मल्टीपल, इसमें से माइनस करना है, क्योंकि आपने दोनों बार काउंटर कर लिया है, इसलिए एक बार का माइनस करना है हमें। 36 का अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 में भी आ चुका है, 9 में भी आ चुका है, ये तो उल्टा डबल आ चुका है, इसलिए एक बार का माइनस और करेंगे। अब आगे हम देखते हैं, 4 वाला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 के स्क्वायर 4 में आ चुका था। आगे आता है 5 का स्क्वायर 25। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 99 तक 25 के कितने मल्टीपल्स होते हैं? वैसे देखें तो 25, 50 और 75 होते हैं, 3 होते हैं। तो यह आ जाएगा 99 बट्टे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। उसके बाद में 6 का लेने की जरूरत नहीं है, 36। 6 वाला है वो 2 के और 3 वाले स्क्वायर में आ चुका है। 6 का स्क्वायर 2 वाले और 3 वाले स्क्वायर में आ चुका है, उल्टा डबल आ गया था, इसलिए एक बार घटाना और पड़ा है। उसके बाद में 7 का स्क्वायर 49 आता है। 99 तक 49 के मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे? तो 99 में 49 का भाग दे देंगे। 49 के बाद में ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 4 में आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए 8 का मतलब। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 3 के स्क्वायर में आ चुका है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 तक तो आप जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। 11 का स्क्वायर 100, यानी आप 99 से आगे नहीं जाना है, इसका मतलब आपकी रेंज यहीं तक है। 8 का स्क्वायर नहीं लेना है, 9 का स्क्वायर नहीं लेना है। 8 का स्क्वायर क्यों नहीं लेना है? 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 है वो 4 के मल्टीपल्स में आ जाता है। 81 होता है वो 3 9 के मल्टीपल्स में आ जाता है। क्लियर है एकदम? ओके। 4 का भाग जाएगा 24 बार, 24 चौका 96। 99 में 9 का भाग जाएगा 11 बार। 36 का दुगुना 72 होता है, -2 कर दीजिए। 25 का भाग 99 में पूरा पूरा जाएगा 3 बार। 99 में 49 का भाग, 49 का दुगुना 98 होता है, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 24 और 11 होता है 55। 55 में से 2 घटाते हैं, 55 और 5 जोड़ देते हैं, 55 और 2, 55 और 5 है 60। 55 और 5 60। 60 में से 2 घटाते हैं, कितना है? 4 का भाग देते हैं, 24 बार तो जाएगा। 24 और 11 बार जाएगा, 24 और 11 35 होता है। मैंने कितना कर दिया? कोई नहीं, 24 और 11 35, 35 और 5 है 40। 40 में से 2 घटाते हैं 38। 38 ऐसी संख्याएं होती हैं, 38 ऐसी संख्याएं होती हैं, कहां तक होती हैं? 99 तक होती हैं। तो कितनी नहीं होती हैं? तो 99 में से 38 माइनस करो, 99 माइनस 38 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 61। आंसर ए है। जबरदस्त सवाल था, दोबारा गौर करना, चाहे तो आप इसको 2-3 बार देखना, मजा आएगा, ठीक है ना? आपको समझ में आएगा और हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक है। सारी चीज फायदे ही फायदे हैं अपने, पढ़ने के फायदे होते हैं, पढ़ाने के फायदे ही फायदे होते हैं। एन स्क्वायर में 15 गुणनखंड हैं, एन के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? एक संख्या एन स्क्वायर में 15 गुणनखंड है, ठीक। एन के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूं कैसे किया जाता है। 15 नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 आ रहा है। 15 कैसे कैसे आ सकता है? या तो 1 गुणा 15 से आ सकता है, या 15 3 गुणा 5 से आ सकता है। अब ध्यान रखना, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स करते हो
तो ऊपर जो पावर होती है उससे एक एक ज्यादा लिया जाता है, एक एक ज्यादा लिया जाता है। तो ये जो 1 है ये तो किसी से एक ज्यादा है ही नहीं, ये तो किसी से एक ज्यादा है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, 15 किसी से एक ज्यादा है तो वह संख्या चौगदा है। इसका मतलब कोई संख्या है एन स्क्वायर में 15 गुणनखंड है, तो वह संख्या एन स्क्वायर का मान मैं ए मान लेता हूं, तो ए की पावर चौगदा होगा, ए की पावर चौगदा होगा, तभी तो उसमें 15 गुणनखंड होंगे। ए की पावर चौगदा होता है तभी तो उसके 15 गुणनखंड होते हैं, सही बात है। तो ए की पावर चौगदा है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स लेते हैं अपन, तो कैसे लेते हैं, चौगदा प्लस एक है 15, जो पावर होता है उससे एक ज्यादा। इसका मतलब ए की पावर चौगदा है, ए तो स्क्वायर नंबर है, एन स्क्वायर का मान है, ए जो है ये तो स्क्वायर नंबर है, ठीक है, स्क्वायर नंबर है, उसके ऊपर पावर चौगदा है, तो जो रियल नंबर है उसके ऊपर तो पावर 7 ही होगी। अगर किसी संख्या के ऊपर पावर चौगदा बनने से वो स्क्वायर नंबर बनी है, इसका मतलब रियल जो संख्या है उसके ऊपर पावर 7 ही होगी। मान लीजिए रियल संख्या बी है, तो बी के ऊपर पावर 7 है। अगर बी के ऊपर पावर 7 है तो इसमें फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6 होंगे। बी के ऊपर सॉरी 8 होंगे, बी के ऊपर पावर 7 है तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 8। क्योंकि फैक्टर अगर पावर 7 है तो फैक्टर क्या होंगे, 8। इसका मतलब इसके तो फैक्टर होंगे 8। 8 कहां कहां दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। अब एक काम और करते हैं, 15 जो है इसको 3 गुणा 5 भी लिखा जाता है। 3 कब आता है, जैसे मैं ये कहूं कि सी की 3 आता है कि पावर में एक एक जोड़ के गुणा किया जाता है उनको। नंबर ऑफ फैक्टर्स लेने के लिए पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा किया जाता है। एक जोड़ने से 3 आया है, इसका मतलब पावर 2 थी। एक जोड़ने से 5 आया है, इसका मतलब पावर 4 थी। तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोई पावर कोई संख्या सी है, सी का स्क्वायर होगा, और कोई संख्या डी है उसकी पावर 4 हो गया, सी का स्क्वायर होगा और डी की पावर 4 होगा, ऐसे ही होगा। क्योंकि आप 2 में एक जोड़ोगे तो 3 आएगा, 4 में एक जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 3 और 5 को गुणा करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा, 15। ये सी का स्क्वायर और डी की पावर 4 है, ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर फॉर्म में है। अगर इसको अपन रियल फॉर्म में ले, जो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो पावर आधी आधी हो जाएंगी। ये सी स्क्वायर और डी की पावर 4 है, ये किसी का स्क्वायर है, तो वह संख्या इसका स्क्वायर रूट होगी। तो सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा सी, और डी की पावर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स लेने हैं, तो सी का मतलब सी की पावर 1 होता है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स लेने हैं, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 और 8, ऑप्शन बी। ये कैसा सवाल था, ये भी अच्छा सवाल था। गौर करना, समझने की कोशिश करना। मैं आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूं, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार पढ़ लो, ठीक, कहीं भी पढ़ो, जो आपको अच्छे लगते हैं वहां पढ़ लो। मैं अच्छा लगता हूं, मेरे पास पढ़ लो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके ठीक 12 गुणनखंड होते हैं। देखो ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए, सबसे छोटी संख्या को पकड़ के देख लो उसके 12 गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सीधी सी बात है, 12 गुणनखंड होने चाहिए। अब आप देख लो 12 गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे सबसे छोटी संख्या पूछिए तो पहले तो सबसे छोटी को ही चेक करो, हो सकता है सारी में ही 12 12 ही हो रहे होंगे, लेकिन हमें तो सबसे छोटी पूछिए, तो सबसे पहले तो सबसे छोटी को ही चेक करना है। आपने जैसे 211 को चेक किया, या 120 को चेक किया, या 144 को चेक किया, और इनमें मान लो सब में 12 12 ही आ रहा हो, सपोज करो सब में 12 12 ही आ रहा हो, और 60 में भी 12 12 ही आ रहा हो, तो फिर हमें सबको चेक करने के बाद में 60 चूज करना पड़ेगा। तो जब सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या, जिसके 12 गुणनखंड हो, ठीक है,
अब वैसे मैं बता भी सकता हूं, वैसे ही बता सकता। 12 कैसे आता है? 1 गुणा 12 से आता है, 2 गुणा 6 से आता है, और 4 गुणा 3 से आता है, या 2 गुणा 3 से आता है। इन इन तरीकों से 12 आता है। एक जोड़ने से एक हुआ तो एक तो नहीं लेना है, एक तो नहीं लेना है इसको, क्योंकि पावर्स में एक एक जोड़ा जाता है, तब वो नंबर ऑफ फैक्टर्स, उनको आपस में गुणा किया जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं। तो किसी जीरो में एक जोड़ने से एक आता है, तो ये तो नहीं लेना, कभी भी मत लेना। इसमें एक जोड़ने से एक बना होगा, एक जोड़ने से दो बना होगा, और 5 में एक जोड़ने से 6 बना होगा। इसका मतलब a की पावर 1 और b की पावर 5 हुआ होगा, तब जाके ये बना होगा, जिसके 12 गुणनखंड हुएंगे। 1 से 1 ज्यादा 2 और 5 से 1 ज्यादा 6, 2 गुणा 6 कितना हो गया? 12। आप कम से कम संख्या 2 तो लेनी पड़ेगी ना, छोटी से छोटी संख्या लेनी है तो कम से कम 2 तो लेना पड़ेगा। तो इसको 2 लेगो, इसको 3 लेना पड़ेगा। संख्या छोटी छोटी रखनी है तो ज्यादा पावर वाले को छोटा रखूंगा ताकि छोटा मान रहे। तो ये 2 की घात 5 करूंगा तो 32 बनेगा, 32 का 3 से गुणा 96 हो जाएगा। 96 कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसको कर दो कैंसिल। इसको मैंने कर दिया कैंसिल। छोटी से छोटी संख्या बनानी है, ठीक है, 96 नहीं है, मैं तो छोटी से छोटी संभावनाओं पे काम कर रहा हूं। यहां क्या बना है? 3 है, और ये क्या है? 4। एक जोड़ने से 4 बना है तो पावर 3 होनी चाहिए, तो a की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एक जोड़ने से 4 बना है तो पावर 2 होनी चाहिए, तो b की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब a की पावर 3 गुणा b की पावर 2 होता है। इसके अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स लेते हो तो 3 में एक जोड़ के 4 करते हो, और 2 में एक जोड़ के 3 करते हो, और 4 का 3 गुणा करते हो, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 आ जाता है। क्रॉस चेक हो रहा है ना पूरा? अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे छोटी से छोटी संख्या लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है, तो मुझे ये जो पावर होती है इसको छोटी से छोटा रखना है, और बड़ी पावर वाला जो नीचे वाला बेस है उसको छोटा रखना है। तो या तो मैं इसको 2 का क्यूब करूं और इसको 3 का स्क्वायर करूं, या इसको 3 का क्यूब करूं और इसको 2 का स्क्वायर करूं, तो मुझे पावर 3 वाले मान को छोटा रखना होगा, इसलिए छोटी संख्या लूंगा। 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 8 का 9 गुणा क्या आ जाएगा? 72। 72 भी ऑप्शन में नहीं है, 72 भी ऑप्शन में नहीं है। अब मैं लेता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 2 गुणा 2 है वो कहां से आता है? 2 गुणा 2, ये 2 2 3 कब आता है? पावर में एक जोड़ने से 2 आया, इसका मतलब मूल संख्या में पावर 1 थी। एक में एक जोड़ने से 2 आया, इसका मतलब मूल संख्या में पावर 1 थी। 2 में एक जोड़ने से 3 आया, इसका मतलब मूल संख्या में पावर 2 थी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 इंटू सी का स्क्वायर। ऐसे कोई संख्या थी जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स लिए तो 1 से 1 ज्यादा 2 हुआ, 1 से 1 ज्यादा 2 हुआ, 2 गुणा 2 4 हुआ, 3 से 2 से 1 ज्यादा 3 हुआ, 4 गुणा 3 क्या हो गया? 12। ये संख्याएं बनेंगी a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 इंटू सी का स्क्वायर। ये बनेगी संख्या। अब मैं ये देखता हूं कि मुझे संख्या छोटी से छोटी रखनी है, तो ज्यादा पावर वाला है उसको छोटे अभाज्य संख्या लूंगा। अभाज्य संख्या ही है, एबीसी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 4। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। उसके बाद में अगली अभाज्य संख्या होती है 3, तो पावर 1 1 है तो अकेला ले लूंगा कितना? 3। उसके अगली अभाज्य संख्या होती है 5, तो ये आ जाएगा 12। 12 का 5 गुणा कितना? 60। ऑप्शन बी। ये इसका पूरा तरीका है। वैसे आप इसको, मैंने तो बहुत ज्यादा बताया आपको, आप इसको अगर करते तो सबसे छोटी संख्या 60 थी, 60 के नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक कर लेते। 12 हो रहे हैं क्या? जयराम जी की, ठीक है। 60 जो है, 60 के फैक्टर्स होते हैं 4 गुणा 3 गुणा 5। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 2 और 1 ज्यादा कितना? 3। 1 और 1 ज्यादा कितना? 2। 1 और 1 ज्यादा कितना? 2। 3 गुणा 2 6, 6 का 2 गुणा 12, ठीक है। 12 फैक्टर्स हो रहे हैं, क्या आ जाएगा आपका आंसर? 60 आ जाएगा। ऑप्शन से कर सकते थे, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ऑप्शन से करो तो पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना। क्लियर है? ओके। और काम हो गया, काम हो गया। आज का काम तमाम। अब आप सबको एक बात बताता हूं, संडे वाली कल वाली क्लास सुबह 9 बजे रहेगी। ऑफलाइन जो जयपुर रहते हैं वो तो ऑफलाइन आ जाना, ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ले सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी इस चीज को देना है ऑफलाइन ले, ताकि आप लोग इंटरेक्ट कर सको, अपनी तरफ से पूछ सको, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन ले रहे हैं और
चौधरी क्लासेज के स्टूडेंट नहीं हैं, उनको कोई भी जानकारी लेनी है, आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके ले सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर ये रहेंगे, आप इनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल के द्वारा या मैसेज के द्वारा। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, या फिर आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी है।